सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों ये बंदा स्कॉटलैंड का था जिसने पेनिसिलिन डिस्कवर की जिससे लोगों की जानें बच सकी। अब पेनिसिलिन क्या होती है ये हम पढ़ेंगे स्टोरी में। तो जो इस स्टोरी का राइटर है पैट्रिक प्रिंगल, वो कहते हैं कि दो लोग आए हिस्ट्री में। एक था लुइस पैस्टर, दूसरा था जोसेफ लिस्टर। जो लुइस पैस्टर था उसने जर्म्स डिस्कवर किए, यानी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिस्कवर किए। और जो जोसेफ लिस्टर है उसने उन बैक्टीरियाज को मारने का तरीका ढूंढा, क्योंकि उसका ख्याल था कि हर वो चीज़ जो जिंदा है उसे मारा जा सकता है। अब दोस्तों जो जर्म्स को मारने का तरीका था जो सदियों से चलता आ रहा था वो था एसेप्टिक मेथड, यानी हीट के जरिए जर्म्स को मारना। आपने अक्सर फिल्म्स में देखा होगा कि जब कोई वॉरियर को कट लग जाता था तो वो अपना चाकू गर्म करके अपने जिस्म के ऊपर लगाता था। उसकी वजह दो होती थी, एक तो ये कि उसके जो कट है उसका मुंह बंद हो सके, और दूसरा जो जर्म्स हैं वो मर सके। तो ये एसेप्टिक मेथड था जो बड़ा पुराना चलता आ रहा था। जो जोसेफ लिस्टर था उसने एंटीसेप्टिक मेथड यूज़ किया, यानी केमिकल्स के जरिए जर्म्स को मारना। उसने जो केमिकल यूज़ किया वो था कार्बोलिक एसिड। दोस्तों जो जोसेफ लिस्टर था वो अपने पेशेंट को ट्रीट करने से पहले अपने जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको कार्बोलिक एसिड से साफ़ करता, अपने हाथ साफ़ करता, पेशेंट की बॉडी साफ़ करता और हवा में भी उसका स्प्रे करता ताकि हवा भी साफ़ रह सके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, ये तो वो जर्म्स थे जो बाहर मौजूद थे जिनको लिस्टर मार देता था, लेकिन उन जर्म्स का क्या जो बॉडी के अंदर थे। तो उसके लिए जब वो कार्बोलिक एसिड यूज़ करता तो वो जर्म्स को कम मारते और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है उनको ज़्यादा मारते। और अगर ज़्यादा कार्बोलिक एसिड दिया जाता तो इससे इंसान की मौत भी हो सकती थी। दोस्तों जोसेफ लिस्टर का ये जो तरीका था एंटीसेप्टिक मेथड, ये सिर्फ बाहर वाले जर्म्स को मारने के लिए था, जो बॉडी के अंदर जर्म्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। अब एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट आया जिसका नाम था मेचनिकोव, जो कि पैस्टर का शागिर्द था। उसने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो ल्यूकोसाइट्स के ऊपर बेस्ड करता है, यानी वाइट ब्लड सेल्स का एक डिफेंस सिस्टम है। जो बीमारी है वो असल में लड़ाई का नाम है जेम्स की और वाइट ब्लड सेल्स की, और ये लड़ाई तभी खत्म होती है जब इनमें से कोई एक मर जाता है। अगर जेम्स मर जाएं तो बीमारी खत्म, और अगर वाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स मर जाएं तो बंदा खत्म। ये जो प्रॉब्लम थी जेम्स को मारने की जिस्म के अंदर, ये सोल्व कोई नहीं कर पाया जब तक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसके ऊपर अपनी तवज्जो ना दी। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो स्कॉटलैंड में पैदा हुआ अपने फार्म हाउस पे सन 1881 में। वो अपनी फैमिली में सबसे छोटा था और उसके जो वालिद की डेथ हो गई थी जब वो 7 साल का था। उसके बाद उसका जो सबसे बड़ा भाई था उसने सब कुछ संभाल लिया फार्म पे। जब अलेक्जेंडर छोटा था तो वो अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ता था, और जब उसकी उम्र 10 साल हुई तो वो डार्विल स्कूल में गया जहाँ पे वो 12 साल तक रहा। और उसके बाद ये फैमिली में डिस्कशन शुरू हो गई कि अलेक्जेंडर को आगे पढ़ना चाहिए या नहीं। तो फिर फैमिली ने डिसाइड किया कि चलो इसे पढ़ने देते हैं। इसके बाद एक अकेडमी है किलमारनॉक, वहाँ पे वो गया, और उसके बाद जब वो 14 साल का हुआ तो वो लंदन चला गया आगे पढ़ने के लिए। जब अलेक्जेंडर लंदन गया तो ऑलरेडी उसके 3 भाई लंदन में ही मौजूद थे। एक था टॉमस जो कि मेडिसिन पढ़ रहा था ग्लासगो यूनिवर्सिटी से, और 2 और भाई उसके वहाँ पर थे। और स्कॉटलैंड में उसकी जो सिस्टर है उसने शादी की एक डॉक्टर से, और दूसरी बहन ने शादी की वेटनरी सर्जन से। तो ये जो फ्लेमिंग्स की फैमिली थी जो कि काश्तकार थे, ये अब डॉक्टर फैमिली बनती जा रही थी। दोस्तों अलेक्जेंडर के पास मजीद पैसे नहीं थे अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, तो इसने एज अ क्लर्क एक जॉब शुरू कर दी शिपिंग कंपनी में। इसके बाद ये 4 साल तक एक दूसरी जॉब करता रहा, और जब ये तकरीबन 20 साल का हुआ तो इसे अपनी जायदाद में से हिस्सा मिला, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन इसकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए वो काफ़ी था। तो इसका जो भाई है टॉमस, उसने अलेक्जेंडर को फोर्स किया कि वो मेडिसिन की फील्ड में आए और वहाँ पे आके अपनी पढ़ाई और ज़्यादा आगे बढ़ाए। अब लंदन में टोटल 12 मेडिकल स्कूल्स थे। अलेक्जेंडर सोच रहा था कि मैं किस में एडमिशन लूँ, तो उसे याद आया कि एक बार उसने वाटर पोलो का मैच खेला था सेंट मैरी स्कूल के साथ, तो उसने सोचा कि मैं यहीं पे एडमिशन लूँगा। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था वो राइट्स लेबोरेटरी में काम करता रहा तकरीबन 8 साल तक, और इन 8 सालों में इसका जो मेन फोकस था वो ल्यूकोसाइट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना था, यानी वाइट ब्लड सेल्स। ये हमेशा से यही चाहता था कि किसी तरीके से वाइट ब्लड सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि वो जर्म्स से लड़ सकें। जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो इसने RAMC ज्वाइन कर ली, और वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स लाए गए जिनको बहुत ज़्यादा कट्स और वोन्ड्स थे, और उनका जो बचना था वो बहुत मुश्किल था क्योंकि डॉक्टर्स के पास बैक्टीरिया को मारने के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं था। अगर वो कार्बोलिक एसिड यूज़ करते तो उससे उसकी जान को भी खतरा होता, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा मरते और जर्म्स कम मरते। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 दुनिया की अब तक की सबसे पहली जंग थी जिसमें सबसे ज़्यादा बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था, और बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उनके ज़ख्मों को ट्रीट करने से पहले ही उनमें जर्म्स फैल जाते और इन्फेक्शन हो जाता। और ये जो तरीका है एंटीसेप्टिक मेथड, यानी कार्बोलिक एसिड से अपने औजार साफ करना, हाथ साफ करना, पेशेंट की बॉडी साफ करना, यह कारआमद नहीं था क्योंकि इतनी ही ज़्यादा तादाद में सोल्जर्स आ रहे थे, और हर किसी को ट्रीट करने से पहले औजार साफ करना, उसकी बॉडी साफ करना, अपने हाथ साफ करना, ये पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस से काम किया गया, जिससे बहुत सारे सोल्जर सिर्फ अपने जख्मों की वजह से मर गए। दोस्तों जंग के दौरान एक आदमी था सर आलमरोथ राइट,
ये बना कर्नल मेडिकल स्टाफ का, और इसी की टीम में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उसको भी ऐड किया गया। अब ये जो राइट है और जो फ्लेमिंग है, ये दोनों जख्मों के ऊपर काफ़ी देर गौर फिक्र करते रहे, लेकिन इनके पास कोई नतीजा ना निकला। इसके बाद जंग खत्म हो गई और जो फ्लेमिंग है वो वापस आ गया सेंट मैरी में और अपनी रिसर्च उसने दोबारा शुरू कर दी। सन 1922 में फ्लेमिंग ने एक एंटीसेप्टिक डिस्कवर की जिसका नाम था लाइसोजाइम। ये जो एंटीसेप्टिक थी ये कार्बोलिक एसिड की तरह नहीं थी, क्योंकि वो जो कार्बोलिक एसिड है वो आर्टिफिशियल था। ये जो थी लाइसोजाइम, ये एक नेचुरल चीज थी जो कि जर्म्स को मारती थी और व्हाइट ब्लड सेल्स को जिंदा रखती थी, लेकिन ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी कि इससे बहुत ज्यादा पैमाने पे ट्रीटमेंट किया जा सके। दोस्तों, इसके बाद फ्लेमिंग ने जो दूसरी नेचुरल एंटीसेप्टिक डिस्कवर की उसका नाम था पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन है ये डिस्कवर इस तरह हुई कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो अपनी लेबोरेटरी में बैठा काम कर रहा था और अपनी जो कल्चर प्लेट्स होती हैं, यानी जो प्लेट्स माइक्रोस्कोप के नीचे रखी जाती हैं एग्जामिन के लिए, उसके ऊपर वो जर्म्स की कॉलोनीज उगा रहा था और उनको हफ्तों हफ्तों तक रखी रखता और उनको कवर करके रखता, उनके ऊपर रिसर्च कर रहा था। और एक दिन इसने कल्चर प्लेट माइक्रोस्कोप के नीचे रखी थी और उसको एग्जामिन कर रहा था कि कहीं से एक मोल्ड उड़ता हुआ आया और आकर उस कल्चर प्लेट के ऊपर गिर गया। दोस्तों, मोल्ड मतलब जो फंगस का एक छोटा सा जर्रा है वो। फ्लेमिंग ने देखा कि जैसे ही वो जर्रा आके प्लेट के ऊपर गिरा तो उसके इर्द गिर्द जो बैक्टीरियाज थे वो अचानक से खत्म होना शुरू हो गए और उस छोटे से एक जर्रे ने कल्चर प्लेट के ऊपर तहलका मचा दिया और जर्म्स को मारना शुरू कर दिया। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मोल्ड के ऊपर रिसर्च शुरू कर दी, यानी वो जो फंगस का छोटा सा जर्रा था उसको वो ज़्यादा ग्रो करने लग पड़ा और उसने इसके अंदर से जो इसका असर था वो निकालना शुरू कर दिया। वो इसने इस तरह किया कि एक गोश्त के टुकड़े के ऊपर वो जो फंगस का जर्रा था उसको फेंका, उसको बढ़ाया और वो गोश्त का टुकड़ा एक हफ्ते तक रखा। उसके बाद वो येलो हो गया और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी आ गया। इसने वो येलो कलर का पानी निकाल लिया, उसको फिल्टर किया और उसके बाद उसको टेस्ट किया, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा मोल्ड खुद था, यानी बैक्टीरिया को मारने में बहुत ज्यादा मौसर था। दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पता चल चुका था कि उसने एक बड़ी जबरदस्त चीज दरियाफ्त कर ली है जिसको उसने नाम दिया पेनिसिलिन का। लेकिन अब यहाँ पे भी एक और मसला था। वो मसला ये था, ये पेनिसिलिन अनस्टेबल थी, यानी इसको डायरेक्ट बॉडी के अंदर नहीं लगाया जा सकता था। इसको पहले कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत थी, यानी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लाने की जरूरत थी, जिसके लिए ना फ्लेमिंग के पास एक्सपीरियंस था और ना ही उसके पास इक्विपमेंट था। तो इसने अखबार में इश्तिहार दे दिया और सब लोगों को बताया कि मैंने ये चीज़ डिस्कवर कर ली है। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक टीम तश्कील दी जिसके हेड थे डॉक्टर हॉवर्ड फ्लोरी और डॉक्टर ई.बी. चेन। इस टीम के जरिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पेनिसिलिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाया ताकि उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाए ट्रीट के लिए। तो जब पेनिसिलिन स्टेबल हो गई और कॉन्सेंट्रेटेड हो गई तो इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने मिस्र में भेजा इसको, जहां पे एक जंग चल रही थी। और पता ये चला कि पेनिसिलिन के वक्त पर पहुंचने की वजह से जो बहुत सारे सोल्जर्स थे जो अपने जख्मों की वजह से मरने वाले थे वो रिकवर हो गए और जिंदा बच गए। दोस्तों, अब दुनिया ये तो जान गई थी कि पेनिसिलिन क्या चीज़ है और ये क्या कर सकती है, लेकिन लोग ये नहीं अभी जानते थे कि ये डिस्कवर किसने की। तो एक आदमी सर आल्मरोथ राइट, ये वही आदमी है जो कर्नल था फ्लेमिंग के साथ, इसने एक लेटर लिखा द टाइम्स को। उसमें इसने बताया कि ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की है, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसके बाद सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दुनिया ने बहुत बड़ा अपना एक मसीहा मान लिया और बड़े बड़े जो थे सेमिनार्स करवाए जाते जिसमें वो आके स्पीच देता, उसके इंटरव्यूज़ होते, लोग जहाँ भी उसको मिलते उसकी तारीफ़ करते। इसी तरह जब वो इटली गया तो एक बार गुजर रहा था और एक आदमी ने अपने 3 बच्चों को धक्का दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तरफ और उसने फ्लेमिंग से कहा कि अगर आज ये मेरे तीनों बच्चे जिंदा हैं, वो जिंदा हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। और फिर उसने अपने बच्चों को कहा कि अगर तुम खुदा से कभी दुआ करो तो इस आदमी को अपनी दुआओं में ज़रूर लेके आना। लेकिन दूसरी तरफ जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था वो हर बार यही कहता था कि तुम मुझे इस तरह क्यों ट्रीट करते हो, मैंने तो असल में कुछ भी नहीं किया। जो पेनिसिलिन है वो नेचर ने खुद बनाई है, मैंने सिर्फ उसको डिस्कवर किया है। वो बस उड़ती हुई कहीं से आई और आकर मेरी कल्चर प्लेट के ऊपर गिर गई। मैंने तो वो नहीं बनाई, मैंने सिर्फ उसको डिस्कवर किया है। नेचर इसे हज़ारों सालों से बना रही है, यानी फंगस की फॉर्म में। दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के फेमस होने के बाद अमेरिका की एक टीम आई डॉक्टर्स की उस लेबोरेटरी को विजिट करने के लिए जहां पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम किया करता था। उन्होंने आके देखा कि इसकी लेबोरेटरी जो है वो एक पुराने ड्रग स्टोर की तरह है, जिसमें कहीं भी कोई हाइजीन का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया और कहीं भी कोई ये एयर टाइट नहीं है कि हवा अंदर से बाहर ना आए, बल्कि ये एक आम सी एक छोटी सी जगह जहाँ पे वो रिसर्च किया करता था। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए। तो जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उनकी लेबोरेटरीज देखी जो कि एयर टाइट थी और इसके अलावा हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, कहीं भी कोई भी पार्टिकल हवा में इस तरह का मौजूद नहीं था जो आके इफेक्ट करता रिसर्च को, तो फ्लेमिंग हंसने लग पड़ा और उसने कहा कि इस तरह की लेबोरेटरी में कभी भी मोल्ड का जर्रा कहीं से उड़ता हुआ ना आता, क्योंकि ये बिल्कुल एयर टाइट है और बहुत ज़्यादा साफ है। मेरी लेबोरेटरी जो है वो जो थोड़ी सी गंदी है, वहाँ से ही कहीं आ सकता था मोल्ड का टुकड़ा उड़ता हुआ, जो आया और मैंने डिस्कवर कर लिया। दोस्तों, पेनिसिलिन डिस्कवर होने के बाद जो डॉक्टर्स थे वो और ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए और उन्होंने और ज़्यादा रिसर्च शुरू कर दी इस तरह की नेचुरल एंटीसेप्टिक मेडिसिन ढूंढने के लिए, और उन्होंने बहुत सारी ढूंढी भी।
और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था उसने खुद भी कहा कि ज़्यादा बड़ी चीज़ ये नहीं है कि मैंने पेंसिलिन ढूंढ ली, ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि लोग अब और चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो इससे भी ज़्यादा बेहतर हैं। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो 1955 में 73 साल की उम्र में वफात पा गया, लेकिन उसका जो काम है वो आज भी जिंदा है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्व्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।